एक्सटर्नल अफेयर्स, नेशनल पॉलिसीज कंसर्न, इंटरनेशनल पॉलिसीज कंसर्न, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज एक और है प्रदीप जी, अभी अजय पाठक जी बीजेपी के हमारे साथ हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से अभी अमेरिका ने ये बोला है कि भाई अरविंद केजरीवाल जी को ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट होनी चाहिए, जर्मनी ने उसके पहले कहा है, अभी अमेरिका ने कहा है। मैं आपको बता दूं, इससे अगर किसी को फायदा होगा तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को होगा, यानी बीजेपी को होगा। सीधी बात है कि भारत का जो आम नागरिक है उसको हर चीज मंजूर है, लेकिन किसी विदेशी का हस्तक्षेप हमारे देश में वो मंजूर नहीं है। इनफैक्ट राइटफुली स्पीकिंग, आम आदमी पार्टी को खुद को स्टेटमेंट इशू करनी चाहिए, प्लीज टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। आप अपने देश को चला लीजिए, हम अपने देश को चला लेंगे, चलिए छोड़िए। आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के, पहले उसको तो सॉल्व कर लीजिए हमारी तरफ देखने के पहले। राइट, लेट्स गो अक्रॉस टू मिस्टर पाठक। अजय पाठक जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सिया राम। जय सिया राम, महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव सर, हर हर महादेव। होली कैसी रही सर? होली अच्छी रही कि नहीं, बताइए। बहुत अच्छी रही सर, आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप दोनों लोगों को। मैंने नामबिहार जी को कमेंट किया था। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जहां तक होली का सवाल है, होली तो अभी चल रही है महाराष्ट्र में, अभी कोंकण में तो चल रही है सर, होली 4 जून तक चलेगी। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, कोंकण में तो वो रंग वाली होली तो फ्राइडे को है, शुक्रवार को। हम लोग असली होली 4 जून को खेलेंगे सर। जी क्या बात है सर, एक होली क्या और बात है, अरे क्या बात है सर। उस दिन तो होली, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि सब रहेगा, सब इकट्ठा, जबरदस्त जी जबरदस्त। तो सर ये बताइए, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, पता नहीं आपने सुना ही होगा, ओके, मेरा ये मानना है कि अमेरिका के कोई स्पोक्सपर्सन है स्टेट डिपार्टमेंट के, उन्होंने बात करी है अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को लेकर के। मुझको ऐसा लगता है कि बल्कि आम आदमी पार्टी को ये स्टेटमेंट देनी चाहिए, आम आदमी पार्टी को, बीजेपी तो देगी, हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट तो देगी, उनको ये देना चाहिए कि भैया आप अपना काम करो, हमारे देश के आंतरिक मामले में आप प्लीज हस्तक्षेप ना करें, हम सक्षम हैं अपने मामले खुद सॉल्व करने के लिए। मुझको ऐसा लगता है। सर आप बताएं पाठक साहब। बजाज साहब, हमारी जो सरकार है जी, अभी जो प्रेजेंट सरकार चल रही है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जी हम किसी भी दुनिया के किसी भी देश के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करते हैं। ना ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दिखा दिया है जी, प्रधानमंत्री जी ने दिखा दिया है जी। आप देखिए, एयर स्ट्राइक से लेकर के बाकी चीजें करके, म्यांमार से लेकर के सब जगह उन्होंने ये दिखा दिया कि हमारा आंतरिक मामला है, हम अपने आंतरिक मामले से निपटना जानते हैं और बखूबी जानते हैं। आप अपनी चीजों को देखिए कि आपके प्रांत किस तरह से आज अस्थिर है। अमेरिका में क्या प्रॉब्लम चल रही है, ट्रंप से लेकर के छोटी छोटी जो वहां पार्टियां हैं, वहां के स्टेट की क्या समस्याएं चल रही हैं, उस पर आप अपना बयान दीजिए, उसको निपटाइए। हमारे देश में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप किसी भी दुनिया के किसी भी देश का नहीं चलेगा। सर मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं पाठक साहब, ये छोटा सा आंकड़ा देकर के उसके बाद हम लोग आते हैं वापस, अपने स्वदेश आते हैं वापस। मोदी जी न जाने कितनी मरतबा अमेरिका गए हैं, मुझे याद नहीं है कितनी बार गए प्रदीप जी, 5 बार 6 बार 7 बार, अभी मुझे याद नहीं है। 7 बार सर, 7 बार, हाँ 7 बार गए सर। आज तक कभी मोदी जी ने किसी अमेरिकन फोरम पे खड़े होकर ये नहीं कहा कि भैया हम लोग जो हैं वो बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं, भारत में लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं, हम लोग बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं, और हम अपनी नज़र इस मामले पर बिठा के रखे हैं कि 781 अफ्रीकन अमेरिकन को अमेरिका में 1 साल में पुलिस वालों ने सिर्फ इसलिए मार दिया, गोली मार दी, क्योंकि दे डिड नॉट रोल डाउन देयर विंडोज ऑफ देयर कार ऑन टाइम। पुलिस वालों ने कहा कि आप अपनी खिड़की नीचे करिए, उन्होंने नीचे नहीं करी और उनको गोली मार दी गई। किसी के पास वेपन नहीं थे, कोई कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन नहीं थी, कुछ नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी ने तो आज तक कभी ये रेज नहीं किया, हमारे किसी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन ने तो ये रेज नहीं किया, बिकॉज वी आर कॉन्फिडेंट। भाई आप डेमोक्रेसी हैं, आप अपने आंतरिक मामले
खुद अपने तौर तरीके से, अपने कानूनी तरीके से आप सुलझाएंगे। मुझे लगता है वही आदर, वही सम्मान अमेरिका को, भारत को देना चाहिए, क्योंकि हम लोग दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पाठक साहब जी बिल्कुल, और ये देना ही पड़ेगा जी। क्यों नहीं देंगे? अगर हमारे साथ आपके सारे तरह के रिश्ते अच्छे रखने हो तो इस तरह की चीजों में हस्तक्षेप करके आप बहुत सारी चीजों को प्रॉब्लम में डालना चाह रहे हैं, और वो भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसको कोई बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, ना कोई किसी का हस्तक्षेप यहाँ चलने वाला है। वो दूसरी बात, आपने जो अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कहा, देखिए अरविंद केजरीवाल जी हो या राहुल गांधी हो या अजय पाठक हो, ये हमारा अपना मसला है, ये हमारा अपना मामला है, हम आपस में सुलझाएंगे। कोई दुनिया की बाहर की चीजें हमको ना इस तरह की एडवाइस कर सकती, ना हमको ये डिक्टेट कर सकती है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं करेंगे। हमारा जो कानून है, हमारी जो चीजें हैं, हम आपस में देखेंगे और आपस में उसको सुलझाएंगे। किसी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। एब्सोल्युटली। प्रदीप जी, तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस का कहना है कि किसान, महिला, युवा, श्रमिक और भागीदारी अन्याय इस प्रकार से बढ़ गया कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अन्याय उनको कहते हैं। बोले कि देखें 88% बैकवर्ड, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज सफर कर रहे हैं, हर क्षेत्र में सफर कर रहे हैं। और 10 साल जो आप कह रहे हैं कि ईयर डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, राहुल गांधी का कहना है कि 10 साल अन्याय काल, 10 साल अन्याय काल इस सरकार को अभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, बिकॉज 88% ऑफ द पॉपुलेशन सफर हो रहा है, रो रहे हैं, उनको कुछ उन पर अन्याय हो रहा है। हाउ यू गोइंग टू चैलेंज दैट, पाठक साहब? नाम्बियार जी, किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है कि अगर अपनी आंखें बंद हो तो फिर अंधेरे पर गुस्सा नहीं करते। ये राहुल गांधी जी की अपनी आंखें बंद हैं तो इस देश का विकास तो देख नहीं पाएंगे। दिन में उनको नहीं दिखाई दे रहा है, रात की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं। इसलिए उनके अपने कार्यकर्ता राहुल गांधी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो वो दुनिया भर की बातें इधर उधर की कर रहे हैं। अरे आप अपने कार्यकर्ताओं में ये कॉन्फिडेंस पैदा करो ना कि हम इतनी सीटें जीत सकते हैं, इतनी जगह जा सकते हैं, इतने लोगों से गठबंधन कर रहे हैं। इन सब चीजों को छोड़ करके आपकी क्या भारत को देने की रणनीति है, आपका क्या रोड मैप है, आप क्या भारत को दे सकते हैं? अगर आज की जो सरकार चल रही है, प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आप इससे अच्छा क्या कर सकते हो? कोई विजन ही नहीं है आपके पास। सिर्फ और सिर्फ 10 साल जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चली, निगेटिव पॉलिटिक्स, प्रधानमंत्री जी के कार्यों को कोसने के अलावा, सिर्फ और सिर्फ भारत को नीचा दिखाने के अलावा आपके पास कोई विजन नहीं है इस भारत को आगे बढ़ाने का। आप तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार के अलावा आपके पास कुछ कहने और सुनने को है नहीं। इसलिए इस देश की जनता ने राहुल गांधी, खास तौर से कांग्रेस में पूरे राहुल गांधी की आइडियोलॉजी को कांग्रेस ने ही पूरी तरह से नकार दिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नकार दिया। इसलिए कांग्रेस आज इस स्थिति में खड़ी है। जिस पार्टी के कार्यकर्ता, अगर जिनका मनोबल खत्म हो जाए, तो वो क्या मुंह लेकर के वोट मांगने गली में या मोहल्ले में जाएंगे? राहुल गांधी की नीतियों से कार्यकर्ताओं में हताशा है, और ये राहुल गांधी की पार्टी हताशा में ही इस तरह के बयान और इस तरह की चीजें देती जाती है। नहीं तो नाम्बियार जी, 2022 में, 2021 और 2022 में इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश में का चुनाव हुआ, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो किसानों के सबसे बड़े मसीहा अपने आप को समझते थे, राकेश टिकैत साहब, उनके गांव में बीजेपी ने उनके खुद के बूथ पे सबसे ज्यादा वोट पाई, सबसे ज्यादा वोट उनके खुद के बूथ पे, जिस बूथ पे रहते हैं, जिस गांव में, सबसे ज्यादा वोट पाई। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी ने पाई, अदर पार्टियों के उसमें जहां से वो आते हैं।
तो कांग्रेस ये नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करती है, लेकिन कांग्रेस की जो युवराज है उनकी नीतियों को कोई मानने वाला नहीं है, उनका कोई विश्वास ही नहीं करने वाला लेकिन है। पाठक जी, एक बात तो बिल्कुल आपकी ठीक है, ये इस बात के ऊपर तो हम लोग भी कांग्रेस के साथ हमारी बहुत बहस होती है कि भैया आपका विकल्प क्या है ये तो बताओ। विकल्प का मतलब ये नहीं होता राहुल गांधी विकल्प है, राहुल गांधी मोदी जी का विकल्प है, इस पे बात नहीं होती है। मेरा ये कहना, व्हाट इज योर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। भारतीय जनता पार्टी का क्या मॉडल है वो तो आपके सामने है, सबके सामने है। आपका क्या है? अभी आपको समझ में आया कभी पाठक जी कि कांग्रेस का जो विकास का मॉडल है, आर्थिक मॉडल जो है वो क्या है और आपसे कैसे अलग है वो? पाठक जी नहीं, कांग्रेस के पास, बजाज साहब, कांग्रेस के पास इस देश को उन्नति करने के लिए या इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को आर्थिक, सामाजिक या विदेशी नीतियों पे आज उनके पास, कांग्रेस के पास मानसिक दिवालियापन के अलावा कुछ नहीं है। आप रखिए ना अपना रोड मैप, रखिए ना जी। इस देश में आप क्या बेटर कर सकते हैं। हमारा जो रोड मैप है इससे बढ़िया अच्छा आप रोड मैप ले आइए ना। पिछली बार आप 62,000 रुपए का लॉलीपॉप लेकर के आए थे, लेकिन लोगों ने नकार दिया। लोग मोदी जी की गारंटी सिर्फ 8,000 रुपया, जो मोदी जी 12,000 रुपया देते थे, उसको स्वीकार किया, आपके 62,000 रुपए को अस्वीकार कर दिया। तो आपकी इस देश में आप क्रेडिबिलिटी नहीं है, आपके कार्यकर्ताओं में आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। आपका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि आप पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं और पूरी कांग्रेस उनके इर्द गिर्द खड़ी हुई है। तो जब तक ये राहुल गांधी इस पार्टी को लीड करेंगे, तब तक तो मैं एक मतलब हल्की फुल्की बातें कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलात कम है। बजाज साहब जी, दुरुस्त बात है। लेकिन यहाँ पर बड़ी अजीबोगरीब बात है, क्योंकि जो कांग्रेस है हमारी सबसे पुरानी पार्टी है साहब, 1885 में बनी हुई पार्टी है, 1885 वाली पार्टी है। 1885 से अगर आज तक आप काउंट कर लें साल, तो 139 साल बनते हैं। 139 साल पुरानी पार्टी है और अभी तक वो ऐसा लग रहा है कि वो ड्रिफ्ट कर रही है। मतलब इट इज़ नॉट फोकस नहीं है, एक मतलब जो एक ध्यान केंद्रित होना चाहिए ना किस तरीके से, जैसे भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को अगर आप देखें 1980 से जब से पार्टी बनी है, जब से मैं देख रहा हूं, मैं तो दिल्ली में था, जब आपके सिर्फ 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हुआ करते थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे ही काम करते थे, आज भी वैसे ही काम कर रहे हैं। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस में वो एनर्जी लेवल मैंने देखी नहीं है, वो ऊर्जा नहीं देखी है। इनफैक्ट 2004 में भी जब वो जीत के आए थे उनको खुद को विश्वास नहीं हो रहा था कि हम जीत कैसे गए। पाठक साहब, बजाज साहब, आपने जैसा बताया, भारतीय जनता पार्टी का वर्कर जो है जी, एक बेसिक चीज है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वर्कर में एक बेसिक फर्क है जी। भारतीय जनता पार्टी का वर्कर कभी भी वो पेड वर्कर नहीं है। वो सब कुछ हमारे जैसे करोड़ों लोग हैं जो अपना बिजनेस है, अपना धंधा है, अपनी कमाई है। हम भारतीय जनता पार्टी से कोई अपेक्षा नहीं रखते, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित है। करोड़ों लोग आपको मिलेंगे जिसको भारतीय जनता पार्टी से कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ लोग तो, मैं नागपुर में रहता हूं, आपको बताऊं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ चुनाव में काम करते हैं, उसके बाद आप उनको देखेंगे ही नहीं कि वो कहां चले गए। वो चुनाव के समय अपना सब कुछ छोड़ करके 1 महीना पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को देते हैं और इस विश्वास के साथ देते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इस देश का उत्थान होगा, इस देश को सुपर पावर बनाएंगे, इस देश को तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। इस विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमेशा से जुड़े हुए हैं। मैं लगभग अपने जीवन का 7वां 8वां चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके करवाने जा रहा हूं। ये मेरा अनुभव है। कांग्रेस के पास क्या है? कांग्रेस के पास जो वर्कर हैं उनके अंदर ये विश्वास राहुल गांधी पैदा नहीं कर पाए। पिछले अपने लीडरशिप में 2017 में जब वो अध्यक्ष बने, एज ए अध्यक्ष राहुल गांधी की सबसे बड़ी जो नाकामी है वो 2019 में चुनाव हार करके
और अपनी अध्यक्ष का पद छोड़ करके भाग जाना, ये राहुल गांधी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो चुनाव जैसे ये 2019 का हारे और वो उन्होंने रिजाइन करके अध्यक्ष पद से हट गए, उनको मुकाबला करना चाहिए था, उनको अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन देना चाहिए था कि चुनाव तो हार जीत लगी रहती है। भारतीय जनता पार्टी, जैसा आपने बताया, 1982 में 2 सीटें आने के बाद भी 84 में 303 सीटें 2019 में आने के बाद भी उसी स्पिरिट से आज भी एक एक कार्यकर्ता काम करता है और 5 साल काम करता है। सिर्फ प्रधानमंत्री जी से लेकर के बूथ का कार्यकर्ता, पेज प्रमुख कार्यकर्ता, वो उसी स्पिरिट से काम करता है जिससे वो 1984 में काम किया होगा। सर, मैं आपको बता रहा हूँ प्रदीप जी, ये बात हम कितनी बार बोल चुके हैं। हमारे मदन लाल खुराना जी को ले लीजिए, हमारे विजय कुमार मल्होत्रा जी को ले लीजिए, केदारनाथ साहनी जी को ले लीजिए, सुषमा स्वराज जी को ले लीजिए, हमारे किशन लाल शर्मा जी को ले लीजिए, ये सब लोग सर, हमारे जेपी माथुर साहब, मतलब 84 में 2 सीट आ गई, 84 के बाद आप 85 में उनसे मिल लीजिए, 86 में मिल लीजिए, स्पिरिट बिल्कुल वैसी की वैसी। दफ्तर जो था आपका 12 अशोक रोड पे, अब तो खैर आपकी कॉर्पोरेट बिल्डिंग बन गई है वहां पे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, जो 12 अशोक रोड का जो दफ्तर था उसमें बिल्कुल वैसे ही काम होता था जैसे पहले होता था। हार गए तो क्या हुआ, उनका यहाँ पे मतलब सिर्फ इलेक्शन लड़ने थोड़ी आए हम लोग। प्रदीप जी, मोदी जी का कहना है कि देखो, माता बहनों के रक्षा के लिए मैं जान की बाजी लगाऊंगा जी। महिला सुरक्षा मोदी जी के टॉप मोस्ट एजेंडा में है। मगर कांग्रेस और राहुल गांधी जी का कहना है कि महिलाओं को बीजेपी से बचाना पड़ेगा, महिलाओं को बीजेपी से बढ़ाना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, बिकॉज जो क्राइम रेट है महिलाओं के खिलाफ ऑल टाइम हाई क्राइम, बलात्कार 90 बलात्कार पर डे, हत्या जो अब दहेज का हत्या 6450 कहना है, गृहिणी सुइसाइड जो हाउसवाइफ्स का सुइसाइड है, एवरी घंटे में 3 जो गृहिणी है वो सुइसाइड करी। तो आपका जो क्राइम अगेंस्ट वुमन है ऑल टाइम हाई है। मोदी जी का ये कहना है कि नारी सशक्तिकरण के लिए मैं ये करता हूं। तो राहुल गांधी और कांग्रेस का कहना है कि महिला सुरक्षा में बीजेपी हैज फेल्ड इन द लास्ट 10 years। हाउ कैन यू डिफेंड दैट? पाठक साहब उस स्टेटमेंट को कैसे डिफेंड करोगे? राहुल गांधी जी का आलोचना। नाम्बियार जी, राहुल गांधी, मैं पहले ही बोला, राहुल गांधी निगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं। राहुल गांधी का वक्तव्य सिर्फ और सिर्फ इस देश को बदनाम करने के लिए होता है, इस देश को नीचा दिखाने के लिए होता है। आज महिला शक्ति को आप देख लीजिए कि वो आर्मी से लेकर के एयरफोर्स तक, एयरफोर्स से लेकर के और पुलिस स्टेशन तक, आज इस देश में नारी शक्ति बंधन का बिल आया। नारी आज सबसे सशक्त हो रही है। अगले लोकसभा में 33% महिलाएं वहां आपको दिखेंगी, लोकसभा के अंदर, विधानसभाओं के अंदर। तो ये कौन लेकर के आया? राहुल गांधी एंड उनकी पार्टी तो सिर्फ ये बातें करती रही, सिर्फ और सिर्फ ये बातें करती रही, लेकिन लेकर के क्या आए? महिलाओं के लिए किया उन्होंने क्या? ये जो डाटा दिखा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ फर्जी डाटा है, ये डाटा एक्चुअल डाटा नहीं है। इस देश में महिलाएं, खास तौर से जिस उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था, आज वहां देख लीजिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कोई सुरक्षित महसूस करता है तो उत्तर प्रदेश की बहनें, उत्तर प्रदेश की माताएं, उत्तर प्रदेश की हमारी बुजुर्ग महिलाएं सबसे ज्यादा अगर कहीं सुरक्षित है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। उस उत्तर प्रदेश में देख लीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने किस तरह की स्थिति खड़ा कर दी थी कि आप, मैं तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी का रहने वाला हूं, आप नाम्बियार जी, उत्तर प्रदेश में स्कूल कॉलेजों के बाहर ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि वहां बच्चियां स्कूल जाने से डरती जी। आप राजस्थान की स्थिति देख लीजिए जब तक इनकी सरकार चली है, और आज स्थिति देख लीजिए कि 4 महीने में राजस्थान की क्या स्थिति हो गई। 4 महीने में वहां महिला अपराध नीचे आ गया। और उसी तरह से छत्तीसगढ़ या जहां कर्नाटक में देख लीजिए, कर्नाटक में तो एक आदमी ने मैं इसका जवाब दे दूंगा, लेकिन कर्नाटक में एक आदमी जीतता है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। राहुल गांधी ने उसके ऊपर क्या कार्रवाई की?
उसको अपने पार्टी से निकाल करके बाहर कर दिया कि उसको उसके लिए क्या कौन सा पनिशमेंट किया। ये राहुल गांधी की जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है, निगेटिव पॉलिटिक्स है, इसलिए इस देश की जनता ने राहुल गांधी को समाप्त कर दिया है। पिछली बार तो लेकिन 54 सीटें दे दिया। पाठक साहब, यहाँ पर सामने से आपके खिलाफ आरोप ये लगता है कि जब यहाँ पे महिला पहलवान जंतर मंतर पर बैठी थी उन पर लाठीचार्ज हुआ, ये कहा जाता है। जितनी महिलाओं का बलात्कार हुआ उसके ऊपर आपकी कोई आत्मा नहीं जागती है। मणिपुर में नग्न अवस्था में महिलाओं को घुमाया गया, फिराया गया, उनका वीडियो इशू किया गया, फिर भी मोदी जी मणिपुर एक बार भी नहीं गए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, उसके साथ उसके अलावा उसका वीडियो बनाया गया, और जो वीडियो बनाने वाले थे वो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोग थे। इसके ऊपर भी तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना सर। पाठक जी बताएं। बजाज साहब, बिल्कुल जवाब देना है, और जवाब भारतीय जनता पार्टी देती ही है जी। जितने लोग भी इन अपराधों में पाए गए वो सब आज सलाखों के पीछे हैं जी। आप एक भी कहीं की भी घटना उठाकर देख लीजिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर ही क्यों न रहे हो, तीनों लोग जब ये पुलिस ने इंक्वायरी किया और उसमें लोग पाए गए तो तीनों लोग आज सलाखों के पीछे हैं। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, जेल में है। करेक्ट, जेल में है। और जहां भी इस तरह की घटनाएं हुई, भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकारें रही हैं, अगर इस तरह की घटना हुई तो उस पर क्विक कार्रवाई की गई, तुरंत उस पर रिएक्शन हुआ, एक्शन हुआ, और वो लोग आज सलाखों के पीछे और कड़ी से कड़ी सजा भोग रहे हैं। सर मणिपुर अभी सजा कहाँ हुई है सर? अभी तो ट्रायल चल रहा है सर, अभी तो ट्रायल चल रहा है। सजा तो खैर बाद में होगी और होगी, हमें पूरी उम्मीद है। उनको जो पुलिस की कार्रवाई हो तो पूरी हुई जी, वो हुई है। जेल में भेज दिया गया, जेल में सड़ रहे हैं। और बनारस का मामला तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जा रहा है जी। वहां उनको जल्दी से जल्दी सजा होगी। सर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी की सक्षमता में कोई सवालिया निशान नहीं है कि कानून व्यवस्था को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सुधारा है, ये मेरा मानना है। बाकी सब लोग मुझसे एग्री करें या ना करें वो अलग बात है, क्योंकि यूपी में जो मैंने जाकर के देखा है, मैं सच बोलता हूँ, सीधी बात है। जहाँ पर गलती है वहाँ पर गलती है, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर नहीं है, और योगी जी की तारीफ करनी होगी यहाँ पे, भले आप जो मर्जी कह लीजिए। दूसरी चीज़, मणिपुर को लेकर के सर बार बार ये बात लगती है कि वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने गए। अब आप कहेंगे अमित शाह जी वहाँ पे बैठे रहे, तो एक बार प्रधानमंत्री जी अगर ट्वीट ही कर देते, कुछ तो कर देते वहाँ पे, इतना तो कर सकते थे सर। पाठक जी देखिए, मणिपुर का जो मामला है उसमें भी मेरे ख्याल से 150 के आसपास FIR हुई जी, और वो सभी लोग जो लोग इस तरह के कृत्य में पाए गए वो सब लोग सलाखों के पीछे हैं, सबको पुलिस सलाखों के पीछे कर दिया। मणिपुर का मामला सर थोड़ा सा अलग है। मणिपुर को एक प्रयोगशाला बनाया गया था, उस प्रयोगशाला में लोग सफल कितना हो पाए हैं ये तो जो लोग हैं वही बता सकते हैं। अभी भी चल रहा है सर, अभी भी चल रहा है। पिछले 65-70 सालों में मणिपुर की जो समस्या है वो विकराल करके रखा था इन्होंने। जिस तरह से मणिपुर को एक छोटे से उदाहरण के देख सकते हैं आप कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर की समस्या थी, वही समस्या लगभग म्यांमार के इसमें क्या बोलते हैं मणिपुर के अंदर खड़ा कर दिया गया था कि दो समुदायों के बीच में इतनी वैमनस्यता पैदा कर दी गई थी कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, और लगभग हर घर में हथियार पहुंचा दिया गया था। लगभग हर घर में हथियार आप पाए जाएंगे मणिपुर के अंदर। लेकिन स्थितियां बदल रही हैं, और आप देखिएगा जिस तरह से जम्मू कश्मीर या पूरे नॉर्थ ईस्ट का, आप एक समय देखिए पूरा नॉर्थ ईस्ट जल रहा था। इन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट को प्रॉब्लम में खड़ा कर दिया था। पिछले 35-40 सालों में हर जगह प्रॉब्लम था, लेकिन पूरा नॉर्थ ईस्ट आज शांति हो गई, और सब लोग मोदी जी की नीतियों को स्वीकार करके आज वो लोग मुख्य धारा में आ गए हैं, और वहां पे सारी चीजें ठीक हो गई है। चाहे आसाम हो या फिर क्या नाम है गुवाहाटी, आसाम हो या नागालैंड हो, सर मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, त्रिपुरा हो, वो सारी चीजें ठीक हो गई है सर। वो सब ठीक है सर, वो सब ठीक है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं,
क्योंकि वक्त ज़रा कम है, मैं चाहूँगा ज़रा आप इस पे ज़रा ध्यान से, मैं चाहूँगा कि आप इस पे ज़रा जवाब दें। सर, आपको मालूम है मणिपुर में सबसे ज़्यादा पॉपी प्लांटेशन होती है दुनिया में, साउथ अमेरिका के बाद, वेनेजुएला के बाद, कोलंबिया के बाद मणिपुर में सबसे ज़्यादा हेरोइन प्रोड्यूस होती है। इट इज़ द नंबर 3 प्रोड्यूसिंग हेरोइन एरिया ऑफ द वर्ल्ड, मणिपुर। 25% ऑफ हेरोइन विच इज़ कॉल्ड नंबर 4 हेरोइन इज प्रोड्यूस्ड इन मणिपुर। उसकी प्राइस है, आप जानना चाहेंगे सर, 15,000 रुपीज पर, 15,000 रुपये पर ग्राम, 15,000 रुपये पर ग्राम पर 1 ग्राम, इतने में बिकती है। नंबर 2, शान रेबल्स जो हैं, जो शान हिल्स हैं म्यांमार के साथ में, उनकी आर्मी के एक जर्नल हैं खुनसा, ये उनका नाम है। इनको प्रोटेक्शन दी गई, इनको पाला गया, इनको अलाउ किया गया, इनके पास 10,000 से ज़्यादा आर्म्ड कैडर हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है सर, हमारे बॉर्डर्स पर है, वहाँ से हेरोइन प्रोड्यूस होती है, पूरी दुनिया में जाती है, लोगों को बहुत माल मिलता है। आप लोगों की सरकार आई, आपने इसको बंद करने की कोशिश करी और उसके बाद रिजल्ट हमारे सामने है। मैं जानना चाहता हूं कि अभी वहां पर स्थिति क्या है, अगर आपको कोई जानकारी हो तो बताएं सर प्लीज। देखिए, आज के समय में तो सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में है जी, पूरी तरह से वहां की सिचुएशन कंट्रोल में है। और आपने जो बताया जी, इसके मूल में यही है, इसका जो मूल है, इसके मूल में 50 सालों से यही सब चीजें चल रही है, मानना पड़ेगा। इसके जड़ पे जब वार हो रहा है तो ऐसी चीजें होगी। जिनका नशे के कारोबार से ही अपनी एक सल्तनत चल रही थी, उनको आप जब उखाड़ फेंकेंगे तो इस तरह की चीजें आपके सामने आएगी और वो धीरे धीरे समाप्ति की तरफ है। आप ये देखिएगा, आने वाले 1 से 1.5 सालों में वहां बिल्कुल शांति स्थापित होगी, ये सारी चीजें समाप्त हो जाएगी। आपने कभी सोचा था कि आपने कभी सोचा था कि कश्मीर के अंदर इतनी शांति होगी? कश्मीर के अंदर 600 जगह रामनवमी का त्योहार होगा, कभी लाल चौक पे तिरंगा फहराया जाएगा, हर दुकान पे। कभी सोचा था कि वहां पे हमने कभी सोचा भी नहीं था कि अयोध्या में 550 साल के बाद जो होली खेला जा रहा है मंदिर में, वो किसी पूरे देश विदेश में, पूरे दुनिया में किसी ने सोचा नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि होली, इस बार होली राम मंदिर में हुआ 500 साल के बाद। पाठक जी, अचीवमेंट। मतलब नाम्बियार जी, नाम्बियार जी, हमारे लिए ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि नहीं है, ये इस देश की उपलब्धि है। ये देश 528 वर्षों से अपने आराध्य देव के साथ होली मनाने के लिए या दिवाली मनाने के लिए या दशहरा मनाने के लिए व्याकुल था। अगर वो व्याकुल नहीं रहा होता तो आप एक कल्पना करके देखिए कि 588 साल पहले या 100 बरस पहले या 50 बरस पहले या 60 बरस पहले जब वहां पूरी तरह से जाना बैन हो गया था, उसके बावजूद हम जाकर के मत्था टेक करके आते थे। ये हमारा विश्वास था, ये हम सनातनियों का, इस राष्ट्र का विश्वास था कि भगवान यहाँ विराजमान है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो जरूर हमारी अंतरात्मा में जो विराजमान है वो प्रकट होंगे। और ये सारी चीजें जो यौनों ने, नीचों ने वहां पे हरकत की है, वो सब समाप्त हो जाएगी और हम फिर से अपने आराध्य देव के साथ बैठ करके, उनके मंदिर में बैठ करके, उस राष्ट्र मंदिर में बैठ करके इस राष्ट्र के निर्माण की पूजा करेंगे, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। जो भगवान श्री राम का चरित्र है वही इस राष्ट्र का चरित्र है और भगवान राम ही इस राष्ट्र के राष्ट्र पुरुष हैं। उनके जो वाक्य हैं वही हमारे लिए वेद हैं, वही धर्म है, वही शास्त्र है और वही हमारे लिए सब कुछ है। इसलिए हमें विश्वास था कि ये जो समय का चक्र चला है, आज नहीं तो कल ये समाप्त होगा। और ये उपलब्धि, इसके लिए प्रधानमंत्री जी को इस
इसके निमित्त चुनना, ये हमारे जैसे करोड़ों सनातनियों के लिए इतनी बड़ी चीज है कि जिसको हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी, करोड़ हजारों हजार लोगों ने प्राणों की आहुति दी। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्र मंदिर बन के तैयार हुआ और दुनिया उसको देख रही है, दुनिया उसका जश्न मना रही है, और कुछ लोग हैं जिनको दर्द हो रहा है। नामबियार जी, नहीं, अभी फिलहाल तो किसी को दर्द नहीं हो रहा सर। राम मंदिर को लेकर के तो मुझे नहीं लगता किसी को दर्द होगा, मुझे नहीं लगता। ये बड़ी पुरानी कहावत है, बड़ी पुरानी कहावत है सर, कि जो श्री राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं। सीधी बात है, हम लोग तो बहुत पहले से बोलते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में बजाज साहब आप याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूटा था। गठबंधन टूटने के बाद एक नारा वहां लगाया था, मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। किस तरह की मानसिकता थी सर? मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं कि उनका ये नारा नहीं था, ये आप लोगों ने जान करके बोला था और उनके सर मर दिया था। सर मैं था वहां। अरे साहब, मुलायम सिंह साहब ने तो अभी 4 साल पहले ये स्टेटमेंट दिया लोकसभा के चुनाव में 2019 में, 5 साल पहले मेरठ में खड़े होकर के, उनकी बाइक चलाइए, खड़े होकर के स्टेटमेंट दिया मुलायम सिंह साहब ने कि अगर वहां 17 लोग मरे, अगर 700 लोगों को भी मारने की जरूरत पड़ती तो मैं मारता कार सेवकों को। लेकिन अब तो अरे पाठक जी, बहुत लंबी बात हो जाएगी, बड़ी लंबी बात हो जाएगी। अखिलेश यादव जी जो बोलते हैं कि मुलायम सिंह जी ने तो कभी हुक्म दिया नहीं था, वो तो नृपेंद्र मिश्रा जी थे जो आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? नृपेंद्र मिश्रा जी कैसे दे देंगे? नृपेंद्र मिश्रा जी की कौन सी ताकत थी, क्यों दे देंगे? जो चीफ मिनिस्टर है उसकी ताकत होती है। नृपेंद्र मिश्रा जी किस आर्डर से वो काम करेंगे? वहां कोई गवर्नर रूल थोड़ी था जी, वहां तो मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। सर वो तो हमारे आंखों के सामने की बात है, हमने तो पूरी फिल्म बनाई है उसके ऊपर। वो जो किस तरीके से गोलियां बरसाई गई और गोलियां कैसे बरसाई गई, गोलियां कैसे बरसाई गई वो भी बता दूं अपने दर्शकों को एक बार फिर। पैरों के ऊपर नहीं मारी गई, सीधा सिर पे मारी गई। और ब्रिज के ऊपर, सरियों के ऊपर जो पुल है वहां पर तो अनर्थ हो गया। मतलब आज तक कभी, आप तो 17 बॉडीज की बात कर रहे हैं सर, हमने तो वहां पे खुद 37 गिनी है। छोड़िए ना सर, उसके ऊपर जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। साहब उसमें 7,500 लोग गायब हुए जो आज तक नहीं मिल पाए साहब। 7,500 लोग गायब हुए, आज तक नहीं मिल पाए। लेकिन धन्यवाद, बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन फिलहाल चलते सिर्फ 30 सेकंड सर जी बोलिए। धन्यवाद है मोदी साहब का, जो हमारा स्वप्न था, इस राष्ट्र का जो स्वप्न था जी, जो इस राष्ट्र का आधार था, उसको उन्होंने, उस स्वप्न को पूरा करने का काम किया। करोड़ों सनातनी मोदी साहब को आपको सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहिए सर, उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने साहब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का तो धन्यवाद है ही है, सुप्रीम कोर्ट को नो डाउट। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो सारा आंखों पे है। लेकिन आप एक कल्पना करके देखिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट आज से 2004 में या 2009 में फैसला दे देता तो राम मंदिर बन पाता क्या? आप ये भी कल्पना करके देखिए जी। चलिए सर, थैंक यू सो मच। सुप्रीम कोर्ट के चलते चलते आखिरी सवाल, 400 पार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे इस बार, ये बताइए साहब। 400 पार तो भारतीय जनता पार्टी का नारा है जी, लेकिन इस देश की जनता ने यह ठाना है कि 400 से भी ज्यादा मोदी जी के नेतृत्व में इस बार भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन को राहुल गांधी जी का कहना है कि ईवीएम के बगैर यह असंभव है। चलिए, ईवीएम है तो संभव है और ईवीएम नहीं है तो असंभव है। नहीं देखिए, राहुल गांधी जी को कह दीजिए कि चुनाव न लड़े, ईवीएम से चुनाव हो रहा है। वो अपनी पार्टी को का एक संकल्प पत्र ले करके उनका डेलीगेशन जाए और चुनाव आयोग को बोल दे कि ईवीएम से चुनाव होगा तो हम नहीं लड़ेंगे, और जहां उनकी सरकारें हैं वहां इस्तीफा दिलवा दे। अगर उनको ऐसा लगता है कि ईवीएम में प्रॉब्लम है
तो वो जहां उनकी सरकारें हैं उसका मुख्यमंत्री का इस्तीफा करवा दें और लोकसभा नहीं लड़ेंगे, ये जाकर के डेलीगेशन लेकर के जाए अभिषेक मनु सिंघवी के साथ और वहां पे दे आए कि भैया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ईवीएम से चुनाव होगा। तो ये नामबियार जी, ये क्या है, मैं हर जगह ये बोलता हूं, कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नीयत है, ना नेता है। अपने फेस को राहुल गांधी को सेव करना है तो तमाम तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं। इस देश की जनता ये ठान चुकी है कि मोदी जी के नेतृत्व में 400 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को देना है। इस देश को दुनिया में सुपर पावर बनाना है। मोदी जी का जो 1000 साल का विजन है, ये 5 साल उस पे मुहर लगाएगा। इस देश की जनता उस पे मुहर लगाएगी कि ये देश 1000 वर्ष के लिए सुपर पावर बनने जा रहा है। इन 5 सालों में ऐसे फैसले होने जा रहे हैं। नामबियार जी और बजाज जी, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। चलते जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर, जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव सर। जय भवानी, जय भवानी। थैंक यू सर। That was nice. That was nice. I mean, I really love to get these guys started off. But 1,000-year rule. Do you know who was the last person who's talked about a 1,000-year rule, Pradeep ji? Do you remember? 1,000 years of the Third Reich. Adolf Hitler. That was the slogan that he gave. I hope to God the BJP guys are not going to repeat that everywhere कि 1000 साल का हमारा विजन है। अरे बाप रे बाप, फिर तो तकलीफ हो जाएगी। हर जगह पे आएगा ये हिटलर शाही है।